हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज का ये जो वीडियो है ना, यानी कि ये जो एक पूरी सीरीज शुरू होने जा रही है, ये आपके लिए स्टॉक्स की तरह है। ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। क्यों करेगा? सबसे पहले ये सुन लो, इस चीज़ को समझ लो कि क्यों ज़रूरी है। इस पूरे जो टॉपिक्स की हम एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, एक जो पूरी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, उनको बारे में तीनों एस्पेक्ट में बात करता हूँ। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड में वाइवा वॉइस होता है। एग्जामिनर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि अच्छा बेटा चलो एक गेम बताओ, तुम्हें कौन सा गेम पसंद है। अच्छा तुम्हें क्रिकेट पसंद है, आ जाओ मैदान में, तुमको मैं बताता हूँ। चलो मुझे ये बताओ कि क्रिकेट के इस पर्टिकुलर रूल को क्या बोलते हैं। डकवर्थ लुईस का क्या मतलब होता है, ज़रा बताना मुझे। अच्छा टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, ज़रा बताना मुझे। चलो अच्छा इतना आता है तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम एक कैप्टन हो, तुम्हें टीम को सिलेक्ट करना है और जो पिच है वो ग्रीन कलर की है और जो ओवरकास्ट कंडीशंस हो रखी हैं इंग्लैंड के अंदर, किस बॉलर को खिलाओगे, कितने बॉलर्स लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। सेकंड, आईसीएसई बोर्ड की तो भाई बात ही मत करो, उसमें तो सीधे सीधे आपको आंसर्स लिखने हैं। दो टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, यानी कि दो गेम्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो सारे गेम्स की सीरीज बन जाएगी, जिनको पढ़ के आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सीयूटी यूजी में अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन डोमेन को ऑप्ट करने की सोच रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले तो क्लासेस ज्वाइन कर लेना। क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, नीचे मेन हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा मेन चैनल है यूट्यूब का जो हायर एजुकेशन का है, उसका लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको फॉलो कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो। पिछले 6 साल से ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करते आए हैं, आगे भी आपको लेके करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। खैर, सीयूटी यूजी में यूनिट 3 एक टॉपिक आपका आता है, जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल गेम्स मिलते हैं। और लास्ट ईयर उस यूनिट के आगे लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स हैव टू ऑप्ट एनी वन गेम, और स्टूडेंट्स के साथ हो गया धोखा, जब सीयूटी यूजी के अंदर उनसे एक गेम नहीं बल्कि मल्टीपल गेम से क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्वेश्चन भले ही 4-5 है, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन अलग अलग गेम से पूछ लिए गए, जबकि सिलेबस में लिखा था कि कोई एक ही गेम आपको ऑप्ट करना है। और ऐसा कुछ नहीं, और आपके साथ धोखा हो गया। इसीलिए ये जो पूरी आपके लिए सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जहां पे हम निचोड़ के पूरे गेम को पढ़ जाएंगे। फिर वो इसकी हिस्ट्री हो, उसकी स्ट्रैटेजी हो, टैक्टिक्स हो, बॉलर्स बैट्समैन का कैसे सिलेक्शन करना है, टिप्स क्या होती हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ों की, फील्डिंग पोजिशंस क्या होती हैं, उसके बाद रूल्स एंड लॉज ऑफ द गेम क्या होते हैं, कितनी तरीके के आप आउट हो सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि भाई डिसमिसल्स बताओ, यानी कि आउट होने के कितने तरीके हैं, वो सारी चीज़ें, गेम के डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में, टेक्निक्स और स्किल्स क्या होती हैं, अंपायर के क्या एक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ एसोसिएशन और टूर्नामेंट्स क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ जाओगे। और ऐसे ही हम लोग क्रिकेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फुटबॉल करेंगे, नेक्स्ट हम लोग हॉकी करेंगे, और एक एक करके सारे गेम्स को पूरी तरीके से निचोड़ के हम लोग घोल के पी जाएंगे। चलो फटाफट शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेटेड रह के और ज़्यादा कंटेंट बनाता रहूँ। चलो क्रिकेट की बात करेंगे। व्हाट इज क्रिकेट, एकदम जीरो से शुरू करेंगे कि कोई मैं किसी ऐसे को पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती होंगी, तो वो भी मैं कंसिडर कर लेंगे। बट अभी समझो क्रिकेट क्या होता है। तो ये एक खेल होता है, एक गेम होता है दो टीम्स के बीच में, जिसमें हर टीम में 11 प्लेयर्स रहते हैं। अब जनरली जो खेलने वाले होते हैं वो 11 प्लेयर्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली यही होता है कि आपके 11 प्लस 5 प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स आपके स्क्वाड के अंदर और रहते हैं एज एन एक्स्ट्रा। एक 12th मैन रहता है, जिसको आपने देखा होगा ना, पानी वानी पिलाता है। और उसके बाद आपके 16 प्लेयर्स तक टीम में रहते हैं, ताकि एक स्क्वाड जो होती है वो पूरी आपकी टीम में जाती है, और वो आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, यानी कि प्लेयर्स की चेंज करने की, या किसी भी कंडीशन में मैच सिचुएशन के हिसाब से, तो प्लेयर्स वगैरह आप उसमें चेंज अपने कर सकते हो। तो 11 प्लस 5 प्लेयर्स आप काउंट करके चल सकते हो। बैटिंग टीम के 2 प्लेयर्स हमेशा फील्ड पे रहते हैं, जो कि बैटिंग करते हैं। बॉलिंग टीम के 11 प्लेयर्स टीम फील्ड पे रहते हैं, जो कि कोशिश करते हैं बैट्समैन को जल्दी जल्दी से आउट करने की। हर टीम में कैप्टन होता है, जो कि डिसीजंस लेते हैं। वाइस कैप्टन भी होता है, वो जनरली कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेम जो है वो आपका टॉस के साथ स्टार्ट होता है, जहां पे दोनों कैप्टन पहले टॉस करते हैं, और फिर टॉस जीतने के बाद डिसाइड होता है कि उनको पहले बैटिंग करनी है या फिर बॉलिंग करनी है, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं फटाफट, कि हिस्ट्री क्या है गेम की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आप आराम से एक अच्छा पैराग्राफ लिख पाओ और अच्छे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। देखो, क्रिकेट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सैक्सन और नॉर्मन टाइम्स। तो जो गेम है ये ड्यूरिंग सैक्सन या फिर नॉर्मन टाइम्स के शुरू हुआ था इन द वील्ड, जिसको साउथ ईस्ट इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ब्रॉडर टर्म पे पूछा जाए जनरली कि क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ था, तो क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और इन डिटेल पूछे तो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और अगर डिटेल में पूछे तो सैक्सन या फिर जो नॉर्मन टाइम्स थे, जो उस समय के लोग थे, उस समय पे ये शुरू हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को और इन डेप्थ लेके जा सकते हो, ठीक है।
द फर्स्ट रिकॉर्डेड रेफरेंस टू क्रिकेट एज एन अडल्ट स्पोर्ट 1611 में सबसे पहले क्रिकेट को एक अडल्ट स्पोर्ट कंसिडर किया गया था कि भाई जो बड़े लोग थे एज में वही लोग इस गेम को खेलते थे, बच्चों को ये गेम नहीं खेलने दिया जाता था। कब? 1611 में, 1611 में। लेकिन अ डिक्शनरी इन द सेम ईयर डिफाइंड क्रिकेट एज अ बॉयज गेम। तो 1611 में ही एक किसी डिक्शनरी ने क्रिकेट को एज अ बॉयज गेम भी डिफाइन कर दिया था। तो ये सारी स्टोरी जो है आज से कितना 400, करीब 400 साल पहले की स्टोरी है, 414 साल पहले की है ना, काफी पुराना समय। थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम बाउल्स विद द बैट्समैन हिटिंग द बॉल टू स्टॉप इट फ्रॉम रीचिंग द टारगेट। अब ये जो गेम है क्रिकेट का, ये एक बाउल्स करके गेम हुआ करता था जिसको लॉन बाउल्स भी बोलते थे। इससे ओरिजिनेट हुआ था। जनरली इसमें क्या होता था कि कुछ छोटे छोटे टारगेट्स होते थे, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे आपके टारगेट्स रखे हुए हैं, और आपके पास एक बॉल होती थी और आपको इस बॉल से इन टारगेट्स को हिट करना होता था। बॉल व्हाइट कलर की हो गई, गायब हो गई है आरसीबी के आगे। आपको यहाँ पे बॉल्स को हिट करना होता था, ठीक है। तो यही आपका गेम था। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि लोग यहाँ पे खड़े हो जाते थे एक बैट या फिर एक स्टिक लेके, और इस बॉल को इन टारगेट्स पे लगने से रोकते थे। तो ऐसे धीरे धीरे क्रिकेट का जो इवोल्यूशन था वो होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर विलेज क्रिकेट ग्रू बाय द मिड 17th सेंचुरी। तो गांव में या फिर ऐसे नॉर्मल जगहों पे क्रिकेट जो था वो 17th सेंचुरी के अराउंड शुरू हो गया था। फर्स्ट काउंटी टीम्स फॉर्म्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के लेटर हाफ में आपकी जो पहली काउंटी टीम्स थी ये शुरू हो गई थी। काउंटी क्रिकेट आपने अगर सुना हो तो गूगल पे सर्च करना, इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही पुराना। जैसे हमारे आईपीएल 2008 के दौरान शुरू हुआ था, काउंटी क्रिकेट बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जो कि इंग्लैंड में आज तक चला आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट नॉन कंट्री मैच 1709 में पहला काउंटी मैच आपका हुआ था, नॉट कंट्री, पहला काउंटी मैच हुआ था। क्रिकेट बिकेम पॉपुलर इन लंदन एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड बाय द 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के अराउंड इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया था। विमेंस क्रिकेट डेट्स बैक टू 1745। तो 1745 में विमेन क्रिकेट तब से चला आ रहा है, और सबसे पहला मैच था वो सरे में हुआ था। तो सरे जो है ये भी आपकी इंग्लैंड की एक जगह है, ठीक है। 1744 फर्स्ट ऑफिशियल लॉज ऑफ क्रिकेट रिटन। तो सबसे पहले आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे, क्रिकेट के जो लॉज लिखे गए थे ये आपके 1744 में लिखे गए थे। और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, क्रिकेट के जो अभी कंटिन्यूस लॉज जो चल रहे हैं उसमें आपके 42 लॉज होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे नंबर पूछ ले कि क्रिकेट में कितने लॉज होते हैं, तो 42 लॉज होते हैं, और हर लॉ में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, बैट्समैन के बारे में, बॉलर के बारे में, फील्डिंग के बारे में, विकेट कीपर के बारे में, सारे रूल्स सब उसमें मेंशन। अमेंडेड इन 1774 इंट्रोड्यूस्ड एलबीडब्ल्यू थर्ड स्टंप मैक्सिमम बैट विथ। तो 1744 में पहले लॉज लिखे गए, उसके 30 साल बाद यानी कि 1774 में कुछ लॉज जो हैं यानी कि कुछ रूल्स जो हैं उनको और ज्यादा अमेंड करके इसमें ऐड किया गया। और ये अमेंडमेंट जो है ये चलता रहता है, ये टाइम टू टाइम जो रूल्स हैं वो गेम की डिमांड के हिसाब के, गेम की कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कोडिफाइड बाय द स्टार एंड गार्टर क्लब लेटर फॉर्मिंग द मैरी लिबॉर्न क्रिकेट क्लब एट लॉर्ड्स इन 1787। तो ये जो मैरी लिबॉर्न क्रिकेट क्लब है एमसीसी, ये आपका 1787 में जो फॉर्म हुआ था, यही सारे रूल्स लिखता है और इसी का पूरा काम है। आपने सुना होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में, उसको मैक्का ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, जो कि बहुत ही फेमस ग्राउंड है। काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े वर्ल्ड कप के फाइनल्स या चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल जो भी अगर इंग्लैंड में होते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर ग्राउंड में होते हैं, लॉर्ड्स के अंदर। तो वहीं पे इनका हेडक्वार्टर्स है मैरी लिबॉर्न क्रिकेट क्लब का, जो कि सारे लॉज वगैरह स्टैब्लिश करते हैं। एमसीसी बिकेम द कस्टोडियन ऑफ क्रिकेट लॉज रिवाइजिंग देम ओवर टाइम। तो एमसीसी जो है ये मेन बॉडी बन गई थी रूल्स बनाने की, और ये उसको रिवाइज करते रहते हैं। Bowling the ball instead of rolling started around 1760, leading to the straight bat replacing the curved hockey stick bat। तो पहले क्या था कि बॉल जो होती थी ना उसको रोल किया जाता था क्रिकेट के अंदर। जैसे मैंने आपको अभी इसका एग्जांपल दिया ना बॉल्स का, तो बॉल्स में भी बॉल को रोल करते थे और क्रिकेट में भी बॉल को रोल किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉल को जैसे नॉर्मल बॉलिंग होती है उस तरीके से स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से पहले के जो बैट होते थे ना वो हॉकी स्टिक जैसे होते थे, वो बैट्स भी कुछ इसी तरीके के होते थे, है ना। लेकिन क्योंकि अब जब बॉल को फेंकना शुरू करना पड़ा, जो बाउंस के साथ बॉल आती थी, तो फिर जो हमारे नॉर्मल बैट्स थे उस तरीके का डिजाइन बनाना बैट्स के अंदर शुरू कर दिया था, ठीक है। चलो, The Hambledon Club, Hampshire, was the center of cricket until MCC's rise in the opening Lord's Cricket Ground in 1787। तो लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड और एमसीसी के आने से पहले जो हैम्बल्डन क्लब था यही सेंटर ऑफ क्रिकेट हुआ करता था और यही सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था। क्रिकेट स्प्रेड टू नॉर्थ अमेरिका वाया इंग्लिश कॉलोनीज। तो जो क्रिकेट था वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचा इंग्लिश कॉलोनीज की वजह से, जो भी लोग आते थे कंट्री में आते थे उनकी वजह से। एंड टू द वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो जो अंग्रेज हमारे
हमारे यहाँ जब आए थे राज करने, तभी इंडिया में उसी दौरान क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है, क्योंकि जो आर्मी के लोग थे और जो वर्कर्स थे वो इंजॉय करने के लिए अपने लीजर टाइम में खेला करते थे। द फेमस क्रिकेट बुक विजडन फर्स्ट मेंशन्ड द गेम इन 1300 एडी, यानी कि 1300 एनी डोमिनी में विजडन की जो बुक थी उसमें क्रिकेट का मेंशन हो गया था। द वर्ड क्रिकेट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द फ्लोरियो डिक्शनरी। तो जो वर्ड क्रिकेट है ये फ्लोरियो डिक्शनरी इटली की एक इटालियन डिक्शनरी थी, है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले क्रिकेट टर्म को ऐड किया गया था। पहला रिकॉर्डेड काउंटी मैच जो था ये आपका लंदन वर्सेस केंट के बीच में हुआ था। काउंटी क्रिकेट की बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं। कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्टेड क्रिकेट इन 1710 एंड 1729। तो ये कुछ बेसिक चीजें इनको दिमाग में अपने रखना, लेकिन एग्जामिनर इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछेगा क्योंकि शायद उनको भी इतनी चीजें याद नहीं होती कि वो आपसे पूछें, है ना। लेकिन हाँ, लिखने को अगर आएगा तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो याद करके। 2 ऑफिशियल क्लब्स क्या थे, तो हैमिल्टन क्लब और एमसीसी एट लॉर्ड्स, ये 2 ऑफिशियल क्लब हुआ करते थे। फर्स्ट क्रिकेट मैच जो था प्रॉपर वो लॉर्ड्स में 1788 में खेला गया था, जून 27 को। फर्स्ट टेस्ट मैच जो इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में सबसे पहला टेस्ट मैच हुआ था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था 1877 में, और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता था, ठीक है। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो आईसीसी थी उस टाइम पे, आईसीसी जो थी अभी इस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस उसको बोला जाता है, लेकिन पहले क्या था उसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बोलते थे, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका उसके पार्ट थे। लेटर इंडिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने 1952 में उसको ज्वाइन किया। 1965 में रीनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। नाउ 12 फुल मेंबर्स एंड 92 एसोसिएट मेंबर्स इसके अंदर हैं, ठीक है। तो 12 फुल मेंबर्स में जो आपकी मेन टीम्स होती हैं जिनको आप देखते होगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये मेन मेंबर्स हैं। और एसोसिएट में बहुत सारे क्लब्स हैं जो जैसे जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ये सब भी क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी उसके पार्ट है, ठीक है। चलो स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस या काउंसिल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। जनरली काउंसिल से इसको कंसिडर किया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। चलो एक बार, नहीं तो आप चेक कर लेना इसको। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ क्रिकेट। अब ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, मैं आपको समझाता रहता हूँ आसान शब्दों में, जिन्होंने क्रिकेट कभी नहीं खेला है या फिर प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला, तो थोड़ा सा उनको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, पर आराम से सुनो, कोई इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। टॉस, कैप्टन कंसिडर्ड पिच, वेदर एंड कंडीशन। जब टॉस होता है तो भाई जो कैप्टन टॉस जीतता है वो पहले पिच को, वेदर को, सारी कंडीशंस को कंसिडर करके डिसाइड करता है कि हमें बैटिंग करनी है, बॉलिंग। अब मॉइस्ट पिच हेल्प्स बॉलर्स अर्ली, ड्राई पिच फेवर्स बैट्समैन। अगर एक पिच मॉइस्ट होती है, उसमें हल्का सा आप देखोगे कि थोड़ा सा नमी है पिच के अंदर, बारिश हुई है या मौसम ऐसा है कि पिच के अंदर नमी है, तो वो बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर पिच ड्राई होती है, एकदम सूखी हुई और एकदम प्रिपेयर्ड पिच होती है, तो वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपने एक चीज सोची होगी या फिर देखी होगी, आईपीएल में आप देखते हो कितने रन बनते हैं, 280, 270, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद वाले आते हैं फोड़ के चले जाते हैं। क्यों कर पाते हैं वो ऐसा? क्योंकि अब जो पिचेस हैं वो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं, बैट्समैन के लिए बनाई जाती है ताकि वो छक्के मारें और लोग इंजॉय करें। तो इसीलिए जो पिच है वो जनरली बैट्समैन के लिए प्रिपेयर होती है, लेकिन अगर कंडीशंस की वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, पिच मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है उस पर, तो फिर वो बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। क्योंकि बॉल स्विंग होती है, बॉल स्किड करती है, तो ये बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बॉलर को फेवर करता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से टॉस जीतने के बाद बैट्समैन जो कैप्टन से वो डिसाइड कर सकते हैं बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है। इन डे नाइट मैचेस कैप्टन प्लान अराउंड ड्यू एंड फ्लड लाइट्स। अगर डे नाइट मैचेस होते हैं, यानी कि मैच दिन में शुरू हो रहा है और रात में जाके खत्म हो रहा है, तो उसमें ड्यू फैक्टर और फ्लड लाइट्स, इन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है कि इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर ड्यू ज्यादा है तो जो टीम्स होती हैं वो सेकंड बॉलिंग करना पसंद करती हैं, सॉरी सेकंड बैटिंग करना पसंद करती हैं, ताकि ड्यू की वजह से जो बॉल है वो सही तरीके से अपना काम ना कर पाए, वो बॉल अच्छी तरीके से स्विंग ना हो पाए, इसीलिए इन सब चीजों को यूज किया जाता है। आप बस इतना ध्यान रखो कि ड्यू और फ्लड लाइट्स की वजह से भी डे नाइट मैचेस के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। चलो, बॉलर सिलेक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई जो बॉलर हैं उनका सिलेक्शन कैसे डिपेंड करेगा, तो टाइम ऑफ प्ले, किस समय खेल रहे हो, सुबह खेल रहे हो कि रात में खेल रहे हो, रात में थोड़ी स्विंग ज्यादा मिलती है। एज ऑफ बॉल कैसी है, अगर नई बॉल है, एकदम शाइनी बॉल है, तो फास्ट बॉलर्स फेंकेंगे, अगर पुरानी बॉल है तो स्पिन बॉलर्स फेंकेंगे। याद है कचरा लगान अगर देखी होगी, तो कचरा को शुरू में नई बॉल दे दी थी मैच में, तो स्पिन नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में फिर हैट्रिक ले ली भाई ने। बॉलिंग स्किल और स्टाइल कैसा है, पिच की स्टेट कैसी है, डस्टी है या स्पिन फ्रेंडली है, डस्टी है तो स्पिन फ्रेंडली होगी, ग्रीन है तो फास्ट फ्रेंडली होगी। गेम सिचुएशन है, अटैक करना है गेम में कि डिफेंस करना है, ठीक है। अगर लीग स्टेज चल रही है और आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो तो डिफेंसिव खेल सकते हो, अगर जीतना ही जीतना है तो अटैक करोगे। और फिर वेदर कंडीशंस क्या है उसके बेसिस पे आप बॉलर्स को डिसाइड करोगे। अदर टैक्टिक्स क्या है, वेरी द 6 बॉल्स इन एन ओवर फॉर इफेक्टिवनेस। आपने देखा होगा जो फास्ट बॉलर सब होते हैं कितने सारे वेरिएशन डालते हैं, स्लो बॉल, नकल बॉल, ओवर द आर्म बॉल, रिस्ट बॉल, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, ऑफ कटर, लेग कटर। तो ये क्या करते हैं, बॉल्स को वेरी करते रहो,
स्टाइल चेंज करते रहो ताकि बैट्समैन कंफ्यूज रहे। फील्ड टाइप क्या है, अटैकिंग या डिफेंसिव हो सकती है, गेम प्लान के ऊपर वो डिपेंड करेगा। बैटिंग ऑर्डर जो होता है वो एडजस्ट होता है कंडीशंस के ऊपर कि कितने रन चाहिए, क्या सिचुएशन है, राइटी को भेजें कि लेफ्टी बैट्समैन को भेजें, तो उस पर डिपेंड करेगा। बैट्समैन मस्ट टैक्टिकली डिसाइड फ्रंट फुट और बैक फुट शॉट्स, तो अभी हम बैक फुट और फ्रंट फुट शॉट के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, टिप्स फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, अपनी प्रैक्टिस स्किल को प्री प्लान रखो, पहले से डिसाइड करके रखो, ठीक है। टेक हेल्प फ्रॉम कोचेज एंड एक्सपर्ट्स, रिड्यूस वीकनेस, फोकस ऑन स्ट्रेंथ, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। प्लेइंग टिप्स क्या है, स्टे कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड, यूज डिफरेंट शॉट ऑन डिफरेंट बॉल्स, ठीक है। टारगेट सेटिंग, छोटे छोटे गोल बनाओ फिर उनको प्रोग्रेस करो। लर्न टू एडजस्ट टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, ये बैट्समैन के बारे में बात हो रही है। वॉच मैचेस टू पिकअप स्ट्रैटेजीज, पुराने मैचेस देखो। प्ले कामली, रिस्पेक्ट ओपोनेंट्स एंड फोकस ऑन फेयर प्ले। ग्रिप द बैट वी शेप्ड ग्रिप प्रॉपर्ली, यूज इन डिफरेंट स्टांसेस एंड फोकस ऑन सिंगल, डबल्स, बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके क्रिकेट से रिलेटेड टिप्स हैं। इसमें कुछ चीजें तो कॉमन हो गई कि ये वाला भाई कॉन्फिडेंट मोटिवेटेड हर गेम में रहो, है ना। ये वाला टारगेट सेटिंग हर गेम के लिए हो गया। शॉर्ट सिलेक्शन और टाइमिंग भी काइंड ऑफ हर गेम के लिए यूज हो जाएगा। वॉच मैचेस टू पिकअप स्ट्रैटेजीज, तो ये तो कुछ ऐसी टिप्स हो गई जो कि आप हर गेम में डाल सकते हो, ठीक है। ऑलवेज वॉच द बॉलर, बॉल डायरेक्शन एंड फील्ड प्लेसमेंट, तो ये कुछ चीजें हैं। फील्ड प्लेसमेंट के बारे में भी हम बात आगे करेंगे। चलो, क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू पूछ सकते हैं या फिर आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सीयूटी यूजी के अंदर भी इनसे ही जनरली क्वेश्चन आता है कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, या फिर एक डेफिनेशन दे देंगे और आपको कुछ मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज दे देंगे और आपसे पूछेगा कि भाई सिलेक्ट करो कि कौन सी सही, ठीक है। चलो, बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में बैकफुट और बैकफुट शॉट, क्या होता है बैकफुट, कि जब प्लेयर अपना पैर को पीछे लेके जाता है शॉट खेलने के दौरान और अपना बॉडी वेट जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी कि इनडायरेक्टली उनके जो पैर होते हैं वो स्टंप्स के पास में आ जाते हैं, तो फिर वो आपका बैकफुट शॉट कहलाता है, ठीक है। या फिर बैकफुट पोजीशन हो गई या फिर बैकफुट शॉट आप उसको बोल सकते हो। बैट क्या होता है, एक वुडन इक्विपमेंट है। कट क्या होता है, शॉट ऑन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू द बॉलर। देखो, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्रिकेट में दो साइड्स होती हैं, एक होता है ऑफ साइड और एक होता है लेग साइड, जिसको कभी कभी ऑन साइड भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये साइड्स कैसे पता चलेंगी, जब बैट्समैन जिस साइड पे अपना बैट टैप कर रहा होता है उस साइड का जो डायरेक्शन होता है वो उस बैट्समैन के लिए ऑफ साइड होता है। जैसे कि अगर एक बैट्समैन है, एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, अगर मैं आपको कोई इमेज यहां पे जूम करके दिखाऊं, एक मिनट, जैसे देखो आप, ये बैट्समैन है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल शॉट का भी एग्जांपल हो जाएगा। ये बैट्समैन को देखो, ये एक आपका राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है। आप देख सकते हो उसका बैट पोजीशन कहां पे है। ये जब बैट को टैप करते होंगे तो अपने पैर के इस साइड करते होंगे, ठीक है। तो इनके लिए ये जो पूरा डायरेक्शन है ये ऑफ साइड है। विकेट से लेके इस साइड का जितना डायरेक्शन है राइट साइड का वो ऑफ साइड है, और जितना इस साइड का डायरेक्शन है वो आपका लेग साइड या फिर ऑन साइड होता है। मैं आपको एक इमेज और दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये देखो, ये दिख रहा है, ये पूरा आपका फील्ड है क्रिकेट का। इसमें ये जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो पूरी बनी हुई है यहां से लेके यहां तक, ये जो साइड है पूरी, ये पूरी आपकी ऑफ साइड है। ये आप राइट हैंडेड के लिए कंसिडर करो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो ये इसके लिए ऑफ साइड हो गया। और उसके जो पीछे की साइड है, यानी कि उसका जो बैक है, जो उसकी हिप है स्टांस एट द टाइम, तो वो उसकी लेग साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा, उनके लिए राइट हैंडेड का जो ऑफ साइड था वो लेग साइड हो जाएगा या ऑन साइड हो जाएगा, और जो उनका ऑफ साइड है वो लेग साइड हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा दोनों कंडीशन में। इस चीज को बस आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। और जनरली क्रिकेट में जितने भी ये टर्म्स होते हैं ये राइट हैंडेड बैट्समैन के थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो कभी भी आपको पढ़ने को मिले या देखने को मिले तो वो राइट हैंडेड के लिए ही होंगे, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है, हाँ स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। चलो, तो कट शॉट क्या होता है, शॉट ऑन ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू द बॉलर। तो हम लोग जनरली क्रिकेट में दो तरह के शॉट्स खेलते हैं, एक हम लोग वर्टिकल शॉट्स खेलते हैं और एक हम लोग हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल शॉट का एक एग्जांपल है कि जब हम लोग ऑफ साइड में कट शॉट खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बैट जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वो जा रहा है, ठीक है। फिर डक क्या होता है, डक होता है स्कोर ऑफ 0 बाय बैट्समैन। जब एक बैट्समैन 0 रन स्कोर करता है तो उसको डक बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ 4, चौके आपको पता है, चौके छक्के लगते हैं तो चौका हो गया ये आपका। हाफ सेंचुरी पता है, सेंचुरी पता है जब बैट्समैन 50 रन या 100 रन बना लेगा। ऑफ ड्राइव, शॉट ऑन ऑफ साइड एट 45 डिग्री, तो उसको हम ऑफ ड्राइव बोल देंगे, ठीक है। ये क्रिकेट का एंगल हो गया काइंड ऑफ, कि किस एंगल पे आप शॉट खेल रहे हो अपने विकेट से, तो वो 45 डिग्री आपका कहलाएगा। सिक्सर 6 रन, रन जो दौड़ हम बनाते हैं जिससे आप जीतते हो। रनर, कभी कोई बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए जो दूसरा प्लेयर भागने के लिए आएगा, सिर्फ वो बैटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ लेग अंपायर के पास खड़ा रहेगा और उसको सिर्फ रनिंग करनी है उसके लिए, तो हम उसको रनर बोलते हैं। स्ट्राइकर जो बॉल को फेस कर रहा है, नॉन स्ट्राइकर जो कि अपोजिट एंड में है और
जो अंपायर है जहां से बॉलिंग हो रही है वहां पे वो खड़ा हुआ है, जो कि जनरली रन लेगा और फिर सिंगल, अगर 1 रन या 3 रन लेगा तो फिर स्टांस चेंज करके फिर वो स्ट्राइकर बन जाएगा और जिसने बैटिंग करी थी वो नॉन स्ट्राइकर पे आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रोक या शॉट क्या होता है? एक्ट ऑफ हिटिंग द बॉल। स्वीप क्या होता है? स्वीप एक काइंड ऑफ शॉट है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो स्वीप में यहाँ पे आई थिंक इमेज होगी उसकी भी, ध्यान से देखना। स्वीप स्वीप स्वीप, रिवर्स स्वीप तो यहाँ पे है, स्लॉक स्वीप यहाँ पे है, ये देखो ये स्वीप शॉट है। ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें होती है जब हम लोग अपना जो बैकफुट होता है उसको पूरा ऐसे नी उसका जमीन पर रख देते हैं, लेफ्ट फुट को, ये राइट हैंडेड के लिए मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट फुट को हम एक्सटेंड करेंगे बॉल की लाइन में, और जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना उस तरीके से नीचे बैठ के झाड़ू लगाते हुए बॉल को अपने लेग साइड पे हिट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्वीप शॉट होता है। थोड़े से बेसिक स्ट्रोक्स, बेसिक शॉट्स हैं और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में बैक फुट हो गया, ठीक है, फुट बिहाइंड द अदर वाइल डिलीवरिंग द बॉल, तो जो पैर पीछे होगा वो बैक फुट होगा। जैसे इस कंडीशन में देखो इनका ये बैक फुट है जो कि पीछे की तरफ है और ये आगे लैंड करने वाला है, तो ये आपका फ्रंट फुट हो गया। बॉल क्या होती है? स्पेरिफिकल इक्विपमेंट होता है, जो आपको पता है बॉल के बारे में। बॉल टेम्परिंग क्या होता है? जब हम इलीगल चेंज करते हैं बॉल की कंडीशन में। बहुत सारे केसेस हुए हैं क्रिकेट के अंदर, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ था, जो काफ़ी बड़ी चीज़ बन गई थी, जहाँ पे आप बॉल के साथ टेम्परिंग करते हो, बॉल को नाखून से फाड़ने की कोशिश करते हो या उनकी सीम को खराब करने की कोशिश करते हो, बॉल के शेप को खराब करने की कोशिश करते हो ताकि बॉलर्स को एडवांटेज मिल सके। ठीक है। फिर बॉडी लाइन क्या होता है? जब हम बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन की बॉडी पे जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो बॉडी लाइन कहलाएगा। बंप बॉल क्या होता है कि जैसे मानो कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल एक ही टाइम पे उसके बैट पे भी लगी और जमीन पे भी लगी और बॉल को किसी ने कैच कर लिया या पकड़ लिया, तो ये कंफ्यूजन टाइप एक कंडीशन होती है कि अंपायर्स को चेक करना पड़ता है थर्ड अंपायर की मदद से कि बॉल एक्चुअली में बंप हुई है पहले, यानी कि बैट से लगने के बाद जमीन पे लगी है, या फिर डायरेक्ट बैट से लग के सीधे कैच हो गई है। तो वो कंडीशन जब बॉल बैट से लग के जमीन पे टच होके फिर किसी के हाथ में जाती है तो वो आपका बंप बॉल कहलाती है। डेड बॉल क्या होती है? बॉल नॉट इन प्ले, नो रन्स और डिसमिसल पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि बैट्समैन, आपने देखा होगा, हट जाता है बैटिंग करते करते, कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है या बॉलर खुद रुक जाते हैं जब वो अपना रन अप मिस कर जाते हैं, तो ये आपकी डेड बॉल कहलाती है। ठीक है। फिर गोल्डन डक है, जब आप पहली बॉल पे आउट हो जाओ तो वो गोल्डन डक कहलाएगा। डॉट बॉल है, जब कोई रन स्कोर नहीं होता किसी बॉल पे तो उसको हम डॉट बॉल बोलते हैं। एक्स्ट्रा रन क्या होता है? जो रन बैट्समैन के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, जैसे कि नो बॉल, बॉलर ने नो बॉल फेंकी तो वो जो 1 रन मिला है वो टीम को जाता है, बैट्समैन को नहीं जाता। वाइड बॉल अगर बैट्समैन ने, सॉरी, बॉलर ने फेंकी तो ये भी टीम के अकाउंट में जाएगा। बाय रन अगर हुए, बाय रन का मतलब होता है कि बैट्समैन से बॉल टच नहीं हुई और विकेट कीपर से भी बॉल छूट गई, उसके बाद जो रन दौड़े जा रहे हैं वो बाई हो गए। और लेग बाई क्या होता है कि आपके बैट के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर बॉल लग के गई और आपने उस पर रन स्कोर कर लिए तो वो लेग बाई में होता है। लेग बाई से ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ लेग से अगर बॉल लगे तो ही रन होगा। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट से, इवन शोल्डर से, आपके वेस्ट से, आपके चेस्ट से, आपके हेलमेट से भी बॉल अगर लग के डिफ्लेक्ट होकर जाती है और आप उसमें रन स्कोर कर लेते हो तो वो लेग बाई कहलाता है। ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा रन आप उसको बोल सकते हो। पेस क्या होती है? फास्ट बॉलिंग होती है। फुल टॉस क्या होती है? जब बॉल बाउंस नहीं करती और डायरेक्टली आप बैट्समैन के पास फेंक देते हो, सीधे हाथ से छूटी बॉलर के और सीधे बैट्समैन के पास गई, तो वो क्या है? वो फुल टॉस है। गुगली क्या होता है? डिसेप्टिव स्पिन बॉलिंग, बोल्ड अपोजिट टू एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। देखो, अगर आपने राशिद खान को देखा हो या फिर युजवेंद्र चहल की बॉल देखी हो या अनिल कुंबले को अगर आप जानते हो, जो कि काफी एक बहुत ही एक एक्सपर्ट बॉलर रहे हैं इंडिया के, बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर बॉलर रहे हैं, तो ये जो बॉलर्स हैं ये लेग स्पिन फेंकते हैं। ठीक है। इनकी जो जनरली राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए जो बॉल होती है, मानो कि राइट हैंडेड बैट्समैन ऐसे खड़ा हुआ है बैट लेके, ठीक है, ये ऑफ साइड है और ये लेग साइड है, तो जनरली जो लेग स्पिन होती है वो पिच करने के बाद इस साइड स्पिन होती है, राइट साइड बैट्समैन की स्पिन होती है और बॉलर के लिए लेफ्ट साइड स्पिन होती है। और गुगली क्या होती है? जब इसी के ये अपोजिट स्पिन हो जाए, तो एक्शन सेम रहता है, सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट रहता है जिससे बॉलर सामने वाले बैट्समैन को परेशान करता है, और इंस्टेड ऑफ लेग स्पिन बॉल क्या होती है? गुगली होके अदर डायरेक्शन में स्पिन कर जाती है। ठीक है। हैट्रिक क्या होती है? जब एक बॉलर लगातार 3 विकेट ले ले तो वह हैट्रिक हो गया। लेग ब्रेक अभी मैंने आपको बता दिया, जो लेग स्पिन और लेग ब्रेक एक ही बात है। मेडन ओवर, जब पूरे ओवर में यानी कि 6 बॉल्स में एक भी रन ना बने। नो बॉल एक इलीगल डिलीवरी होती है, जब बॉलर जो होता है, जो उनकी लाइन होती है, जो पॉपिंग क्रीज होती है, उसको स्टेप ओवर कर देते हैं तो वो आपका नो बॉल होता है। बुमराह बहुत नो बॉल डालते हैं, वर्ल्ड कप भी हम हारे हैं इसी वजह से। ओवर क्या होता है? जिसमें 6 बॉल होती हैं। स्पिन आपको पता है, जो स्लो स्पिन बॉल फेंकी जाती है बॉल को मूव कराने के लिए। यॉर्कर क्या होता है? जब आपकी बॉल जो है वो एग्जैक्ट स्टंप के पास जाके गिरे या फिर बैट्समैन के फीट के पास जाके गिरे तो वो यॉर्कर होती है। बुमराह बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हैं, मलिंगा बहुत अच्छी यॉर्कर डालते थे, इन सबके वीडियोस या गूगल पे फोटोज जरूर देखना। ओवर पिच बॉल क्या होती है? बॉल बाउंसिंग नियर स्टंप्स, इजी टू हिट। तो ओवर पिच बॉल क्या होती है? जो बॉल्स बहुत ही बैट्समैन के रीच में होती है और अगर वो बॉल फेंकी गई तो बैट्समैन बड़े आराम से
से उसको हिट कर सकते हैं। सीम क्या होती है, बॉल के ऊपर स्टिचेस होती हैं, उसको हम सीम बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था, बॉल टेम्परिंग के लिए जो सीम होती है यानी कि जो स्टिचेस होते हैं उसको भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। फिर बाउंसर क्या होती है, शॉर्ट पिच्ड बॉल बाउंसिंग अबव बैट्समैन साइड। एक ऐसी बॉल आपने फेंकी कि भाई आपका जो बैट्समैन है ये खड़ा हुआ है, ठीक है, बैट लेके अपना यहाँ खड़ा है, लेकिन आपने बॉल फेंकी और वो इनके रीच के ऊपर से निकल गई, या फिर वो उसको प्ले नहीं कर सकते, उनकी आई लेवल के ऊपर बॉल है और वो उसको नहीं खेलना चाहते, तो एक काइंड ऑफ आपकी बाउंसर होती है। जनरली जब शोल्डर के ऊपर से बॉल जाती है तो हम इसको बाउंसर काउंट करते हैं, और इसकी लिमिटेशन होती है कि आप एक ओवर में एक बॉलर कितनी बाउंसर फेंक सकता है। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो बाउंसर जो आपकी होती है फिर वो वाइड बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फील्डिंग टर्म्स की बात कर लेते हैं तो अपील होता है, जब फील्डिंग टीम रिक्वेस्ट करती है, आपने देखा होगा जब एलबीडब्ल्यू की अपील होती है या फिर रनआउट की अपील होती है तो प्लेयर्स चिल्लाते हैं हाउस दैट, है ना, क्या चिल्लाते हैं वो, हाउस दैट। जनरली हम लोग उसको प्रोनाउंस हाउस दैट करते हैं, पर उसको बोला क्या जाता है हाउस दैट, मतलब वो अंपायर से पूछ रहे होते हैं कि बताओ ये कैसा रहा। अरे अच्छा अच्छा, एक मिनट, जस्ट मिनट, है ना, या तो हाउस दैट बोल सकते हैं या फिर हाउस दैट बोलते हैं, ठीक है। चलो, स्टंप क्या होते हैं आपको पता है, जो बैट्समैन के पीछे आपने देखा होगा या फिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे देखा होगा, जो 3 पोल टाइप के छोटे छोटे होते हैं वो आपके स्टंप्स होते हैं, वुडन पोस्ट होते हैं जिनको हम विकेट बोलते हैं जब वो साथ में लग जाते हैं। बेल्स क्या होती हैं, गिल्लियां देखी होंगी जो विकेट के ऊपर स्टंप्स के ऊपर रखी रहती हैं। और डायरेक्ट हिट क्या होती है, जब एक फील्डर कहीं दूर से सीधे बॉल स्टंप पे मार दे तो वो डायरेक्ट हिट आपकी कहलाती है ना। जडेजा को देखा होगा, जडेजा बड़ी कमाल के फील्डिंग करते हैं, है ना। लेग साइड ऑन साइड मैंने आपको बता दिया क्या एरियाज होता है, ठीक है। फील्ड एरिया बिहाइंड बैट्समैन लेग्स, तो क्या ऑफ साइड हो गया, अगर एक ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, ये बैट को इधर टैप कर रहे हैं और इनकी हिप इधर है, ये बैटिंग करने आ रहे हैं, ये पीछे आपके स्टंप्स हो गए, तो ये इनकी ऑफ साइड हो गई, और ये पीछे वाला एरिया इनका ऑन साइड या फिर लेग साइड आप इसको बोल सकते हो। ये अगर लेफ्टी होता, ठीक है, और उनका बैट अगर इधर टैप हो रहा हो, तो ये ट्रिक है याद करने की, तो ये इनके लिए ऑफ साइड हो जाता है लेफ्टी के लिए, और ये इनके लिए लेग साइड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। विकेट कीपर क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्लेयर के पीछे, सॉरी बैट्समैन के पीछे एक आदमी होता है जो ग्लव्स लेके घूमता रहता है ना बॉल को पकड़ने के लिए, तो वो आपके विकेट कीपर होते हैं, ठीक है। जनरली ऋषभ पंत इस समय इंडिया के प्रॉपर विकेट कीपर हैं, केएल राहुल भी हैं, है ना। मिसलेनियस टर्म्स कुछ देख लेते हैं, तो स्कोरबोर्ड जिसपे आपके स्कोर्स और रन और विकेट वगैरह ओवर्स वगैरह पता चलते हैं। साइड स्क्रीन क्या होती है कि जो बॉलर आपका बॉलिंग करने के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके स्टंप है, तो इनके ठीक पीछे कैसे स्क्रीन लगी होती है ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो और बैट्समैन को जो बॉल है वो क्लियरली दिखे। आप खुद सोचो अगर यहाँ पे जनता बैठी हो, ऑडियंस बैठी हो, अलग अलग कलर की टी शर्ट्स हैं, मानो बॉल का कलर वाइट है और यहाँ पे कोई बंदा वाइट टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है, तो बैट्समैन को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए कि पूरी स्क्रीन होती है जो कि बॉल के अपोजिट कलर की होती है ताकि बैट्समैन को आराम से बॉल दिखे। फ्लड लाइट्स क्या होती हैं, लाइट्स देखी होंगी ना जो कि लाइट मारती हैं हमारे ग्राउंड पे, तो वो फ्लड लाइट्स हैं। स्लेजिंग क्या होता है, विराट कोहली को बहुत देखा होगा कि आप बैट्समैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर बॉलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ अब शब्द भी कभी कभी यूज कर लेते हो, कभी कभी कुछ मजाक उनका उड़ाते हो या चिढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वो स्लेजिंग हो गया। मैच फिक्सिंग, तो ये तो मैनिपुलेशन हो गया, इलीगल होता है। इसके भी काफ़ी केसेस आपने सुने होंगे कि मैच पहले से ही फिक्स्ड है, प्लेयर्स पहले से ही डिसाइड करके आए हैं कि क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, रूल्स एंड लॉज ऑफ द गेम देखते हैं। बेसिक रूल्स, अच्छा अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और कमेंट में कुछ फीडबैक अच्छा सा लिख देना ताकि मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हो तो। बेसिक रूल्स की बात करें तो इनिंग्स क्या है, कलेक्टिव प्ले ऑफ ऑल बैट्समैन ऑन वन साइड और मैक्सिमम ओवर्स। तो एक इनिंग्स क्या होती है कि जैसे आपने टी20 देखा होगा, तो टी20 में 20 ओवर जो होते हैं ये आपकी एक इनिंग कहलाती है, और फिर दूसरी टीम जब बैटिंग करने आती है तो ये इनकी सेकेंड इनिंग्स कहलाती है। तो जो टोटल ओवर है स्टिपुलेटेड, या तो वो हो जाए या फिर सारे बैट्समैन अगर आउट हो जाते हैं, 10 के 10 विकेट गिर जाते हैं, तो उसको एक इनिंग काउंट करते हैं। टी20 में एक इनिंग पर टीम होती है, यानी कि 2 टीम्स हैं तो 2 इनिंग हो गई, 20 ओवर का आपका होता है। वनडे में एक इनिंग पर टीम होती है और ये 50 ओवर्स का होता है, ठीक है। और टेस्ट में 2 इनिंग्स पर टीम होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत ही रैंडमली आपसे पूछा जा सकता है। टी20 में समझ में आ रहा है 20 ओवर है, वनडे में 50 ओवर होते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है उसमें 50 ओवर्स होते हैं पर साइड, और टेस्ट में 2 इनिंग्स होती है पर साइड, और ये डेज क्रिकेट होता है, या फिर ये आप इसको बोल सकते हो लिमिटेड डेज क्रिकेट आप बोल सकते हो, जिसमें आपका जनरली जो टेस्ट मैच है वो 5 डेज तक चलता है, ठीक है। और कोशिश होती है कि एक दिन में कम से कम 90 ओवर्स जो है वो फेंके जाए,
ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है, इनको आप यूज कर सकते हो। अब ये जो 90 ओवर है ये थोड़े से हिंडर हो सकते हैं, डिपेंडिंग बारिश हो गई तो टाइम कम बचा तो कम ओवर हो पाए, है ना, या फिर विकेट्स बहुत ज्यादा गिर गए तो बैट्समैन के आने जाने में बहुत टाइम लग गया, तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से, पर कोशिश होती है कि एक दिन में 90 ओवर्स एटलीस्ट बॉलिंग हो। नंबर ऑफ ओवर्स हमने देख लिए, टेस्ट में कोई लिमिट नहीं होती है, पर 90 ओवर्स आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हो। अब बॉलर कैन नॉट बॉल 2 कंसेक्यूटिव ओवर्स, तो गली क्रिकेट में तो हम बहुत करते थे कि अच्छी बॉलिंग कर रहा है इसको एक के बाद दूसरा कंटिन्यू ओवर दे दो, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, एक बॉलर एक बार में करेगा, फिर दूसरा बॉलर करेगा और फिर से वो वापस कर सकता है, तो लगातार 2 ओवर आप नहीं करोगे। ईच बॉलर के पास 6 बॉल्स होती हैं एक ओवर में, ठीक है। बॉलिंग एंड्स चेंज आफ्टर ईच ओवर, देखो क्रिकेट में ना एंड्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जैसे कि ये पिच है, ठीक है, आपकी क्रिकेट पिच है, एक साइड ये है एक साइड ये है, तो मानो अभी अगर यहां से बॉलिंग हो रही थी, ठीक है, बॉलर यहां से आ रहा है बॉल लेके और यहां पे आपका बैट्समैन है, तो एक ओवर के बाद ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि अब जो अगला ओवर होगा जो नेक्स्ट बॉलर आएगा वो यहां से बॉलिंग करेगा और बैटिंग जो होगी वो इस साइड से होगी, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे हम गली क्रिकेट में करते हैं ना कि हम बैट्समैन को चेंज करते हैं, ये बैट्समैन इधर चला जाता है ये इधर चला जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी जो फील्डिंग साइड है, जो अंपायर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बैट्समैन अपनी जगह पे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वाइवा में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझो कि एक पर्टिकुलर फील्डिंग एक पर्टिकुलर एरिया में 11 प्लेयर्स एक टीम के हैं और बैट्समैन के नाम पे 2 प्लेयर्स एक टीम पे, तो भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज दोगे उन 2 लोगों को जो 11 लोगों के बीच में खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन 2 बैट्समैन को मूव नहीं करना है, पूरी जो फील्डिंग टीम है उनको मूव करना होता है और बैट्समैन अपनी जगह पे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी स्ट्राइक चेंज हो जाती है, ठीक है। टीम कंपोजिशन 5 से 6 बैट्समैन, 4 से 5 बॉलर, 1 से 2 ऑलराउंडर और 1 विकेट कीपर, जो कि बॉलिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये आपका पूरा एक कॉम्पोजिशन टीम का होता है। बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और मैच के ऊपर कि आप किसको खिलाना चाहते हो किसको नहीं, ठीक है। फील्डिंग की बात करते हैं तो एक विकेट कीपर होता है, इसकी बात कर ली, फील्डर्स होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं, और सब्स्टिट्यूट होते हैं कि अगर किसी फील्डर को इंजरी हो जाए तो चेंज करने के लिए आप दूसरे प्लेयर को ला सकते हैं, लेकिन वो जो सब्स्टिट्यूट फील्डर है वो बैटिंग बॉलिंग नहीं कर सकता। विकेट कीपिंग वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा भी इसमें एक्सेप्शन आया है, जब अभी आपने अगर इंग्लैंड के साथ इंडिया की सीरीज हुई है तो उसमें आपने देखा होगा तो ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल जो है उन्होंने आके विकेट कीपिंग करी, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो जनरली बैटिंग या बॉलिंग आके उस प्लेयर की जगह नहीं कर सकता, ठीक है। चलो, कंकशन सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन आया था, उसमें ये चीज हो सकती है लेकिन वैसे नहीं होता, ठीक है। बैटिंग की बात करें तो ओनली 2 बैट्समैन ऑन द पिच एट अ टाइम, बैटिंग ऑर्डर कैप्टन डिसाइड करता है। इंजर्ड बैट्समैन रिटर्निंग लेटर, अगर कोई बैट्समैन को चोट लग गई है और वो बाद में आना चाहता है तो उसको हम नॉट आउट कंसिडर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आउट कंसिडर हो गया, वो बाद में आके अपनी इनिंग्स शुरू कर सकता है, ठीक है। रन्स क्या होते हैं भाई ये तो आपको पता है, बैट्समैन इनको बनाते हैं, बाउंड्री, सिक्सर हो गया, नो बॉल, वाइड बॉल, और ओवर थ्रो से भी रन मिलते हैं। ओवर थ्रो क्या होता है कि मानो किसी बैट्समैन ने बॉल को मारा, वो बॉल जो है वो फील्डर के पास गई और फील्डर ने वापस स्टंप की तरफ बॉल को मारा, लेकिन स्टंप को मिस करके या फिर इवन लग के और बैट्समैन सेफ है, ये कहीं दूसरे डायरेक्शन में चली गई और बैट्समैन ने और रन ले लिए, तो ये क्या होता है, ये आपका ओवर थ्रो होता है, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रन होते हैं और ये बैट्समैन के खाते में ही जाता है जिसका बैट लगा होता है, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। और कभी कभी बॉल ऐसे बाउंड्री भी चली जाती है तो 4 रन भी आपको उसमें मिल जाते हैं और वो बैट्समैन के में काउंट हो जाएगा अगर बैट्समैन ने उस बॉल को टच किया था। एक बार फिर से समझ लो, मानो कि इस बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ठीक है, यहां पे फील्डर है, यहां पे हिट किया और ये रन नहीं ले रहे थे, ठीक है, कोई रन नहीं ले रहे या ले भी रहे थे, दोनों सेम कंडीशन है। इसने सोचा कि ये वाला जो बैट्समैन है दूसरे साइड वाला ये बाहर है हल्का सा, मैं इसको रन आउट कर दूं, इसने बॉल मारी, बॉल स्टंप पे भी लग गई लेकिन ये बैट्समैन अंदर था और यहां से ये डिफ्लेक्ट होते हुए बाउंड्री चली गई, तो ये जो 4 रन है वो इस बैट्समैन को मिल जाएंगे क्योंकि इसके बैट से बॉल टच हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती। एक्स्ट्रास की बात करें तो नो बॉल, वाइड बॉल, बाई लेग बाई, इसकी हम बात कर चुके हैं और ये बैट्समैन के में काउंट नहीं होता। डिसमिसल्स की बात करते हैं कि बैट्समैन कैसे कैसे आउट हो सकता है, तो सबसे पहला बोल्ड, जब बॉलर ने बॉल फेंकी और सीधे जाके बॉल आपके स्टंप्स पे लग जाए और लाइटें चमक जाए। कॉट, अगर फील्डर जो है वो बॉल को कैच कर ले बिना बाउंस होने के पहले। एलबीडब्ल्यू का रूल होता है लेग बिफोर विकेट, फुल फॉर्म इसकी होती है। इसका रूल क्या होता है कि अगर आपकी जो बॉलर है उसने बॉल फेंकी, बॉल जो है वो बैट्समैन के पैड पे लगी और पैड पे लगने के बाद जो बॉल है वो विकेट्स पे हिट कर रही हो। अब देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले एक जो चीज देखी जाती है वो है पिचिंग ऑफ द बॉल। अगर आपकी बॉल स्टंप्स की लाइन में या फिर और ऑफ साइड में अगर पिच हो रही है स्टंप्स के तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पिचिंग अलाउड होती है। अगर बॉल आपकी लेग साइड पिच हो रही है यानी कि लेग स्टंप के बाहर हो रही है तो वो नॉट आउट हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इतना ज्यादा डिटेल में भी चीजें नहीं पूछी जाएंगी बट अगर पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये स्टंप्स है, ठीक है, और ये आपके विकेट की एक लाइन हो गई, ठीक है, सीधी लाइन।
अगर बॉल इसके अंदर गिरी तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये राइट हैंडेड बैट्समैन है जिनका ऑफ साइड ये साइड है और बॉल अगर यहां पे भी कहीं भी पिच होती है, पहली टिप गिरती है, तो चलेगा, ये क्रिकेट के रूल में एलबीडब्ल्यू के हिसाब से ओके। लेकिन अगर बॉल इस लेग स्टंप के इधर कहीं भी पिच होगी सीधे सीधे, तो ये आपका नॉट आउट डायरेक्टली हो जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बॉल बैट्समैन के पैड पे हिट करेगी तो उनका जो पैड है वो इन तीनों स्टंप्स के सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैड यहाँ बैट्समैन यहां पे निकल गया, यहां लग गई तो आप इसको भी आउट मान सकते हो, नहीं। आपका जो इंपैक्ट है, जो बॉल आपके पैड पे लग रही है, वो इन स्टंप्स के सामने ही होनी चाहिए। और फिर इमेजिनेटिव एक तरीके से देखा जाता है कि क्या वो बॉल अगर पैड पे नहीं लगती तो क्या वो स्टंप में चली जाती, तो इस कंडीशंस को देख के आपका आउट माना जाता है। अगर वो स्टंप पे नहीं लग रही होती तो भी वो नॉट आउट हो जाता, ठीक है। या फिर अगर पैड पे लग रही है और आपको समझ में आ रहा है कि पैड जो है वो बहुत ऊपर लगा है या लाइन के बाहर लगा है, फिर बॉल लगने के बाद स्टंप के ऊपर से भी निकल सकती है, तो फिर उन कंडीशन में नॉट आउट हो जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में और देख लेना, ठीक है। रन आउट, जब बैट्समैन अपनी क्रीज के बाहर हो, रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो। स्टंप्ड, धोनी की स्टंपिंग देखी होगी, जब बैट्समैन स्टेप आउट करके शॉट मारने की कोशिश करता है और फिर कीपर पीछे से बेल्स को गिरा देता है, विकेट को डिसलॉज कर देता है, तो वो आपकी स्टंपिंग होगी। हिट विकेट, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, उनका बैट या बॉडी का कोई पार्ट स्टंप्स में जाके पीछे हिट हो जाए और स्टंप्स डिस्टर्ब हो जाए, विकेट डिस्टर्ब हो जाए, तो वो आउट हो जाएंगे। डबल हिट, जब बैट्समैन 2 बार बॉल को मार दे तो डबल हिट हो गया। हैंडलिंग द बॉल, अगर बैट्समैन जानबूझ के बॉल को टच कर ले जबकि वो आउट हो सकते थे, तो उस कंडीशन में वो हैंडलिंग द बॉल होती है। मानो कि बॉलर ने बॉल करी, आपने ऐसे हाथ से रोक दिया डर के मारे, तो फिर ये क्या है, ये आपका हैंडलिंग द बॉल कहलाएगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, बैट्समैन डिलिबरेटली ब्लॉक्स अ फील्डर, अगर कोई फील्डर है कैच लेने जा रहा है, आपने उसको धक्का दे दिया हल्का सा और वो डिस्टर्ब हो गया, उसका कैच छूट गया, तो वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कहलाएगा। इवन कैच पकड़ लिया, छूट गया, अगर जानबूझ के अंपायर को लगा कि आपने कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है फील्डर के लिए, तो फिर वो आपको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट देंगे। नेक्स्ट है टाइम आउट, अगर कोई बैट्समैन 3 मिनट के अंदर पिच पे नहीं आ पाता, मानो कि यहाँ पे विराट कोहली जो है वो आउट हुए, ये बाहर जा रहे हैं, जैसे ही आउट हुए 3 मिनट का एक टाइमर शुरू हो जाएगा और 3 मिनट के अंदर रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव, कोई भी जो नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं, उनको आके यहाँ पे क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा और अपना जो नॉर्मल स्टांस की मार्किंग होती है वो सब शुरू करना पड़ेगा। अगर 3 मिनट के अंदर ये यहाँ पे नहीं आ पाए तो ये क्या होगा, ये टाइम आउट कहला दिए जाएंगे। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के प्लेयर हैं, रिसेंटली वो सबसे पहले प्लेयर बने थे जिनको 3 मिनट का टाइम आउट ऐसे दिया गया, ठीक है। चल, कंप्लीशन ऑफ इनिंग्स, इनिंग्स कब कंप्लीट होती है, या तो 10 बैट्समैन पूरे आउट हो जाएं, 10 विकेट आपके गिर जाएं, ओनली 1 प्लेयर रिमेन, ठीक है, तो कंडीशन वैसी हो गई। मैक्सिमम ओवर जो है वो कंप्लीट हो जाए, T20 के, ओडीआई के या जो टेस्ट में टाइम है वो कंप्लीट हो जाए, तो इस कंडीशन में हो सकता है। या फिर इनिंग्स आपकी डिक्लेरेशन की वजह से भी कभी कभी हो सकती है। टेस्ट मैच में जनरली बैट्समैन बैटिंग टीम को जब लगता है कि हमने बहुत रन बना लिए, अब हम बॉलिंग करके मैच जीतेंगे, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इनिंग्स को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो टीम को ऑल आउट करें तभी वापस जाएंगे, वो टीम मैच को डिक्लेयर कर, सॉरी, इनिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। टीम्स रीचेस विनिंग स्कोर, अगर कोई टीम ने अपना टारगेट चेस कर लिया तो भी आपका जो इनिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैच रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इफ बैटिंग सेकंड रीचेस टारगेट विन बाई एक्स विकेट्स, मानो कि इंडिया को जीतने के लिए 100 रन चाहिए और इंडिया ने 100 रन बना लिए आराम से 15 ओवर के अंदर और उनके सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया वन बाई 8 विकेट्स, क्योंकि उनके 8 विकेट अभी बचे थे। ओवर्स का कोई मतलब नहीं, ये नहीं बोलते कि इंडिया विद वन विद इन 15 ओवर्स और विद 5 ओवर्स लेफ्ट, वो जनरली लिख दिया जाता है कभी कभी आपके स्क्रीन पे बताने के लिए, लेकिन जो टर्म यूज होता है दैट इज 1 बाय विकेट्स। और अगर इफ बैटिंग सेकंड फेल्स टू रीच टारगेट, जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही थी वो चेज नहीं कर पाती, मानो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया ने उसको 200 रन का टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ 186 रन बना पाई, तो इसमें क्या बोलेंगे, इंडिया वन बाय 14 रन, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितना था, 14 रन का आपका डिफरेंस था, ठीक है। चलो, टेस्ट मैच के अंदर एक फॉलो ऑन रूल होता है, थोड़ा सा बेसिक्स इसमें समझ लो। ये जनरली क्या होता है कि जब आप एक ही टीम को दोबारा बैटिंग करने के लिए बुला लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको भी समझा देता हूं, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो कि इंडिया ने बैटिंग करी और इंडिया ने बनाए 450 रन, नेक्स्ट आई श्रीलंका बैटिंग करने और श्रीलंका ने कितने रन बनाए, उन्होंने बनाया 200 रन, यहां पे मार्जिन कितना है, 250 रन का। अगर इस कंडीशन में 200 रन का गैप अगर रह जाता है, यानी कि अगर श्रीलंका यहां 250 रन भी बनाती तो भी 200 का गैप बच जाता, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि इंडिया श्रीलंका को वापस बैटिंग करने के लिए बुला सकती है। जनरली टेस्ट मैच में क्या होता है कि भाई पहले इंडिया बैटिंग करती, फिर श्रीलंका बैटिंग करती, फिर इंडिया बैटिंग करती और फिर श्रीलंका बैटिंग करती। हमने ऊपर देखा था कि टेस्ट मैच में एक टीम 2 इनिंग्स खेलती है, तो ये एक इनिंग इंडिया की हो गई, ये सेकंड इनिंग इंडिया की हो गई, ये श्रीलंका की पहली इनिंग और ये श्रीलंका की सेकंड इनिंग्स। लेकिन
इस रूल में क्या होता है, फॉलो ऑन में क्या कंडीशन होती है कि भाई इंडिया ने देखा कि श्रीलंका अच्छी बैटिंग नहीं कर रही है और हम श्रीलंका को आउट कर सकते हैं और हमारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इंस्टेड कि इंडिया यहाँ पे वापस बैटिंग करने आए, वो श्रीलंका को फोर्स करेगी कि आप दोबारा बैटिंग करने आइए। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफरेंस रह गया रन में वो 200 रन या 200 रन से ज्यादा रह गया। अब अगर यहाँ पे श्रीलंका 300 रन बना लेती तो डिफरेंस कितना हो गया 150, तो फिर इंडिया फॉलो ऑन नहीं दे सकती थी। लेकिन क्योंकि 200 के गैप में कुछ भी रन बनाए, श्रीलंका अगर 50 रन में भी ऑल आउट हो जाती तो 400 रन का ये गैप जो होता, इसको दिखा के इंडिया बोलता कि श्रीलंका वापस बैटिंग करने आओ, ठीक है, जिससे इंडिया को एडवांटेज मिलता। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स पर टीम 11+5 हो सकते हैं, 16 का मैंने आपको ऊपर एक आइडिया बताया था। अंपायर्स 2 ऑन फील्ड होंगे और एक थर्ड अंपायर होगा। 2 अंपायर्स आपने देखे होंगे जो ऐसे फील्ड पे रहते हैं, ठीक है, और एक आपका थर्ड अंपायर होता है जो आपने देखा होगा कि अंपायर ऐसे सिग्नल करते हैं और जो टीवी स्क्रीन अंपायर होते हैं वो सारी चीजें चेक करके बताते हैं आउट है कि नॉट आउट है। 2 स्कोरर होते हैं, प्रैक्टिकली स्कोर शीट होती है जिसमें पेन से पूरी स्कोरिंग की जाती है रिकॉर्ड्स के लिए, तो वो भी आपका होता है, ठीक है। जो बैट आपका होता है 38 इंचेस लॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी जो विथ होती है वो 4.25 इंचेस होती है और वेट इसका अप्रॉक्स 1.56 किलोग्राम्स होता है। ये जो लेंथ है, जो विथ है, ये डिफर कर सकती है एज के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कि 6 नंबर का बैट होता है, 5 नंबर का बैट होता है, 4 नंबर का बैट होता है। तो ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल मैचेस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। बॉल क्या होती है भाई, बॉल 3 कलर की अब देखी जाती है। पहले सबसे पहले जो मैचेस स्टार्ट हुए थे तो रेड बॉल के साथ हुए थे जब सारी टीम्स व्हाइट किट पहनती थी। फिर व्हाइट बॉल आई जब कलर ड्रेसेस आ गए थे और वनडे और T20 में व्हाइट बॉल यूज होती है। और आपका पिंक बॉल यूज होती है टेस्ट मैचेस में। अभी जो पिंक बॉल है, अगर ये भी वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी के मैं दृष्टि के वीडियोस देख रहा था तो उसमें भी जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं पूछा था कि पिंक बॉल का क्या यूज होता है। तो पिंक बॉल का देखो जो यूज होता है, जनरली पिंक बॉल जो होती है काइंड ऑफ ब्राइटर होती है। और जो टेस्ट मैच आपके डे नाइट मैचेस खेले जाते हैं ना, पहले टेस्ट मैच क्या होता था सिर्फ डे टाइम में खेले जाते थे, लेकिन अब टेस्ट मैचेस जो है वो डे नाइट कंडीशन में भी खेले जाते हैं, कि वो शाम से शुरू होते हैं और रात तक चलते हैं, या दोपहर से शुरू होते हैं रात तक चलते हैं। तो उसमें जो रेड बॉल है, क्योंकि वो थोड़ी सी डार्कर होती थी तो वो फ्लड लाइट्स में दिखाई नहीं देती थी, इसलिए पिंक बॉल लेके आई गई जो हल्की सी शाइनी होती है, ब्राइट होती है, ताकि वो लाइट्स में दिख सके। तो पिंक बॉल का टेस्ट मैचेस में इसीलिए यूज होता है, ठीक है। बॉल का सर्कमफेरेंस 8.9 इंचेस और वेट जो है वो 156 ग्राम्स अराउंड होता है। पिच डायमेंशन देख लेते हैं। पिच की आपकी जो विथ है ये आपकी 10 फीट होती है, ठीक है। चौड़ाई थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10 फीट होती है, यानी कि 3.048 मीटर्स। जो लेंथ है पिच की आपकी वो 20.12 मीटर्स होती है। फिर आपने जनरली 22 यार्ड का पिच सुनी होगी, तो 22 यार्ड्स भी आप याद रख सकते हो। जो विकेट्स हमारे होते हैं, आपने देखा होगा ये हमारे जो स्टंप्स लगे होते हैं, ठीक है, जब ये अलग अलग होते हैं ना तो इनको स्टंप्स बोलते हैं, लेकिन जब हम इनको यहाँ पे पिच पे अटैच कर देते हैं, जो जनरली स्टंप गाड़ दो जो हमारे यहाँ होता है गली में कि स्टंप गार्ड हो, तो ये जब स्टंप साथ में लग जाते हैं तो हम इनको विकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टंप्स की जो हाइट होती है ये आपकी जो सबसे पहले विथ देख लेते हैं। जो विथ इनकी होती है 9 इंचेस होती है, यानी कि ये ऐसे में 9 इंचेस के गैप पे लगते हैं। और जो इनकी हाइट होती है बेल्स को लेके वो 28 इंचेस होती है। जो गिल्लियां होती हैं उनको लगाने के बाद 28 इंचेस इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। चल, और जो डिस्टेंस होता है स्टंप्स का वो भी 22 यार्ड हो जाएगा। 3 स्टंप्स आपको पता है यहाँ लगते हैं, 3 स्टंप्स यहाँ पे आगे लगते हैं, तो 22 यार्ड का इनका गैप हो जाता है। चेंजिंग प्लेयर्स 3 मिनट का टाइम मिलता है टेस्ट और ओडीआई में, और 90 सेकंड का टाइम मिलता है T20 में। ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था टाइम आउट वाली, कि विकेट गिरा, विकेट गिरने के ठीक बाद 3 मिनट के अंदर टेस्ट में और ओडीआई में बैट्समैन को अंदर आना होता है, और T20 की कंडीशन में 90 सेकंड्स के अंदर आना होता है, ठीक है। चेंजिंग इनिंग्स 10 मिनट टाइम रहता है T20 में। T20 की यहाँ पे बात हो रही है जनरली, तो T20 में जो चेंजिंग टाइम होता है कि एक टीम बैटिंग करके गई, अब दूसरी टीम को आने में कितना टाइम है, तो 10 मिनट का उनको टाइम मिलता है, ठीक है। ओडीआई में और टेस्ट में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। टेस्ट में आपको पता होगा 3 सेशन होते हैं, सबसे पहले आपका लंच होता है, फिर टी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम चलते हैं। एक टेस्ट मैच में एक दिन के अंदर 3 सेशंस होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यानी कि 3 सेशंस अगर एक दिन में होते हैं और 5 दिन का होता है तो 15 सेशंस का आपका पूरा मैच चलता है, ताकि प्लेयर्स जो है बीच में रेस्ट कर सके। बाउंड्री और क्रीज की बात करें तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल 30 यार्ड्स होता है। तो आपको पता होगा एक 30 यार्ड सर्कल होता है। अगर मैं आपको पिच की इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे एक 30 यार्ड सर्कल होता है इस तरीके से, जो ऐसे डिजाइन होता है। आपने सुना होगा फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि शुरू में सिर्फ 2 फील्डर बाहर रह सकते हैं 30 यार्ड के, तो यही वो आपका 30 यार्ड्स रहता है, जिसको अगर हम मीटर में देखेंगे तो मीटर में ये आपका है, एक मिनट,
कितने गया भाई, 27.43 मीटर्स, ठीक है। रेडियस ऑफ बाउंड्री 75 से 90 यार्ड्स, तो ये डिपेंड करती है ग्राउंड्स के ऊपर कितनी बड़ी आपकी बाउंड्री है। लेंथ ऑफ क्रीज फ्रॉम स्टंप्स, तो 4 फीट यानी कि 1.22 मीटर्स का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये जो आपका स्टंप है और ये आपकी पॉपिंग क्रीज कहलाती है। आपने देखा होगा बैट्समैन इसके अंदर रहने की कोशिश करता है, रनआउट के लिए भी यही क्रीज यूज होती है, लाइन यूज होती है, और नो बॉल के लिए भी यही लाइन यूज होती है। तो इसका जो स्टंप से डिफरेंस होता है ये 4 फीट या फिर 1.22 मीटर्स का इसका डिफरेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये पॉपिंग क्रीज कहलाती है। ये वाली जो लाइन है जो स्टंप्स पे लगी हुई होती है, आप देखोगे अगर, तो इसको हम लोग बॉलिंग क्रीज बोलते हैं, और ये जो साइड वाली लाइन है इसको हम रिटर्न क्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स भी थोड़े से आपको पता होने चाहिए। चलो गेम टेक्निक्स एंड स्किल की बात करते हैं फटाफट। बैट्समैन ब्लॉक कर सकता है, डिफेंसिव शॉट्स खेल सकता है अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है, ड्राइव करके अटैकिंग शॉट्स खेल सकता है। विराट कोहली की कवर ड्राइव सुनी होगी, सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव सुनी होगी, ठीक है। ग्लांस शॉट्स क्या होते हैं? अ फाइन लेग साइड शॉट प्लेड विद द सॉफ्ट बैट मूवमेंट, बॉल गोइंग टुवर्ड्स द फाइन लेग। तो फाइन लेग क्या होती है जनरली, अगर एक राइट हैंडेड बैट्समैन की मैं बात करूं, तो अगर ये ऐसे स्टांस से खड़े हैं तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये पीछे वाला है ना, ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये आपका फाइन लेग होता है, ठीक है। तो यहां पे जब धीरे से बॉल को ग्लांस कर दिया जाता है या फिर बॉल की स्पीड को यूज करके हल्का सा बॉल को इस डायरेक्शन में हम भेज देते हैं, तो वो आपका ग्लांस कहलाता है। फ्रेंच कट क्या है? अ मिस हिट इनसाइड एज, बॉल गोज बिहाइंड द स्टंप्स टुवर्ड्स फाइन लेग। ये भी देखो फाइन लेग की तरफ ही जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने बॉल को मारा, बॉल आपके बैट के सेंटर से लगने के बजाय बॉल के अंदर की साइड से लगी, वो इनसाइड एज हुई और फिर बॉल ट्रैवल करके फाइन लेग की तरफ चली गई। जैसे कि यहाँ पे ये बैट अगर इनका है राइट हैंडेड का, तो इन्होंने शॉट मारा, बॉल यहाँ पे साइड में लगी और फिर यहाँ पे गैप से निकल के फाइन लेग पे चली गई, ठीक है। तो ये आपका गलती से होता है, कभी 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 आप इसमें बोल्ड भी हो सकते हो, आउट हो सकते हो, पर ये आपका फ्रेंच कट कहलाता है, ठीक है। बॉलिंग टेक्निक्स में आपकी स्विंग और स्पिन हो गई। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं बॉल को स्विंग कर सकते हैं ड्यू टू द शाइन ऑफ द बॉल, और जो स्पिनर्स होते हैं बॉल को अपने रिस्ट मूवमेंट की वजह से मूवमेंट उसका कराते हैं। विकेट कीपिंग, स्टंप के पीछे रहते हैं, ठीक है, बहुत स्टिल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। उनका काम क्या होता है? एक तो बॉल को पकड़ना, जो बॉल बैट्समैन बीट हो रहा है या लीव कर रहा है, और साथ में स्टंपिंग करना, साथ में रन आउट करना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले होता है, ठीक है। ड्यूटीज देख लेते हैं ऑफिशियल्स की। तो मैच रेफरी जो होते हैं ये जनरली आपको पिच पे या फिर ग्राउंड में नहीं दिखते होंगे। मैच रेफरी अपने बढ़िया एसी कमरे में बैठते हैं, जहां से जो भी फाइन वगैरह लगाना है प्लेयर्स को, या फिर कंडीशंस कुछ ऐसी बनी कि भाई कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है उस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो फिर जैसे क्राउड अगर आपका बहुत ज़्यादा मैच में इंगेज हो गया या डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, तो उस कंडीशन में जो मैच रेफरी होते हैं वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर्स द मैच फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, नो रोल इन डिसाइडिंग द रिजल्ट, कैन फाइन और सस्पेंड प्लेयर्स, तो प्लेयर्स को ये सस्पेंड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ऑन फील्ड अंपायर्स क्या होते हैं भाई? तो 2 अंपायर हो गए, इनको बेस्ट व्यू मिलता है, एंड को चेंज करते हैं, हमने देख लिया तो ओवर के बाद। रूल्स और इक्विपमेंट्स फॉलो करवाते हैं, प्लेइंग कंडीशंस देखते हैं, बॉल को लगातार चेक करते रहते हैं कि कहीं टेम्परिंग तो नहीं हुई है। दूसरे अंपायर से कंसल्ट करते हैं, जरूरत पड़ता है तो। हमने जो एक डायरेक्शन ऐसा देखा था, टीवी का बॉक्स बनाते हैं, थर्ड अंपायर को भी कंसल्ट वो करते हैं, और उनका डिसीजन जो होता है भाई वो फाइनल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलती, तभी आपने देखा होगा कि पहले सॉफ्ट सिग्नल रूल यूज होता था, कि कैच हुआ या फिर कोई भी थर्ड अंपायर का सिग्नल हुआ तो उसमें अंपायर जो होता था वो ऐसे धीरे से ऐसे करते थे या फिर इस तरह का एक एक्शन करते थे, जिसका मतलब क्या होता था कि सॉफ्ट सिग्नल की ऑन फील्ड अंपायर को क्या लगता है उस चीज को देखा जाए, उस चीज को नोट कर लें, ताकि बाई चांस अगर एक कॉन्क्रीट एविडेंस ना मिले थर्ड अंपायर को कैमरा एंगल की वजह से कि आउट है कि नॉट आउट है पता नहीं, तो जो अंपायर ने ऑन फील्ड डिसीजन दे दिया था उस चीज को मान्यता मिल जाती है और उस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सॉफ्ट डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, अब नहीं होते हैं, पहले हुआ करते थे, अब कोई सॉफ्ट डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। अंपायर के हैंड सिग्नल्स देख लो, बाउंड्री देने के लिए अपने आर्म को ऐसे वेव करते हैं, ठीक है। मैं देखूं, चलो मैं दिख रहा हूं कि नहीं आप लोग को, तो मैं एक्शन करके दिखाऊं, ऐसे करते हैं ना, 4 रन, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, अपना 6 है तो ऐसे दोनों हाथ को ऐसे ऊपर कर लेते हैं। आउट है तो फिंगर को ऐसे रेस करते हैं, ठीक है। पेनाल्टी रन है तो हैंड को शोल्डर पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पेनाल्टी रन अगर होता है तो हाथ को ऐसे यहाँ पे शोल्डर पे रखा जाता है और ऐसे सिग्नल किया जाता है। पेनाल्टी रन कब हो सकते हैं कि देखो जनरली कुछ रूल्स होते हैं कि जनरली जो एक सबसे बड़ा जो पेनाल्टी रन मिलता है, आपने देखा होगा कि विकेट कीपर्स के पीछे कभी कभी हेलमेट रखा होता है, तो अगर बॉल जाके उस हेलमेट पे लग जाए ना तो आपको 5 रन उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है। फिर लेग बाई होता है, यह मैंने आपको बता दिया कि बैट के अलावा बॉडी के किसी भी बैट और आपकी रिस्ट के अलावा किसी भी पार्ट से अगर बॉल लगेगी तो फिर वो आपका लेग बाई में रन काउंट होंगे। डेड बॉल, जब बॉल नहीं होती, कैंसिल कॉल,
जब आपने कैंसिल कर दिया, इस तरीके से आप किसी डिसीजन को एक अंपायर कैंसिल करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से करता है। अच्छा, यहाँ पे लेग बाई की बात हो रही, तो लेग बाई में देखो अंपायर क्या करता है, अपना एक पैर उठा के उसको ऐसे टैप करता है, तो ये लेग बाई का सिग्नल है। डेड बॉल में क्या करता है, बोथ आर्म क्रॉस, तो वो बॉल को ऐसे करता है अपने नीज के या फिर हिप के नीचे, इस तरीके का एक्शन करता है, जिसका मतलब होता है डेड बॉल हो गई। ठीक है, कैंसिल कॉल हो गया, तो मैंने आपको बता दिया। बाई में क्या होता है, अपना एक हैंड ऐसे रेस करते हैं, ऐसे सीधा रहता है और फिर इसको ऐसे ऊपर एकदम टॉप पे करके रेस करते हैं। नो बॉल में हम ऐसे साइडवर्ड एक्सटेंड हो जाता है, ये वाला। ठीक है, शॉर्ट रन में शोल्डर को टैप करते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है कि मानो कि दोनों बैट्समैन ने 2 रन लिए और एक बैट्समैन ने, जैसे कि इसने ऐसे शॉट खेला, ठीक है, इसने बॉल को मारी, ये पहले यहां जाएगा तो 1 रन कंप्लीट हुआ और फिर यहां से वापस आएगा तो 2 रन हुआ। लेकिन जब ये जा रहा था तो उस कंडीशन में इसने अपने बैट को स्क्रीज के अंदर नहीं रखा, ये स्क्रीज के पीछे से ही घूम के चला गया, तो ये क्या होता है, ये आपका एक शॉर्ट रन कहलाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसे जो है अंपायर अपना एक्शन देते हैं। वाइड बॉल में दोनों आर्म्स को ऐसे रेस कर देते हैं, आपको पता होगा, जो साइड में विकेट के साइड में से 2 लाइंस होती हैं, तो उसके बाहर बॉल फेंकोगे तो वाइड हो जाएगी। और येलो और रेड कार्ड जो होता है, ये मिसकंडक्ट के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता क्रिकेट में, बट इसको भी एज अ रूल ऐड किया गया है। ठीक है, थर्ड अंपायर टीवी रिप्ले देके आउट देते हैं। अगर वो ग्रीन लाइट देते हैं तो उसका मतलब नॉट आउट होता है, रेड लाइट देते हैं इसका मतलब आउट। अब तो जनरली स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिख के ही आता है आउट या नॉट आउट, तो उससे समझ जाते हैं। 2 स्कोरर होते हैं, हर टीम के लिए 1 स्कोरर होता है। अंपायर के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं और सारी चीजें नोट करते हैं। ठीक है, कोचेस क्या करते हैं भाई, प्रोवाइड रिटर्न लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बिफोर टॉस, तो कैप्टन के साथ मिलकर पूरी टीम बनाते हैं। गेम रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉलो हो रहा है, इस चीज़ को देखेंगे, प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे और हेल्थ वगैरह मॉनिटर करेंगे, तो ये कोचेस का बेसिक काम हो गया। ठीक है, एसोसिएशंस एंड टूर्नामेंट्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अच्छा देखो ये ऊपर मेरे ख्याल से था ना इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, जो हमने बात करी थी कॉन्फ्रेंस, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही हो जाएगा आपका आईसीसी। ठीक है, और इंडिया की जो है दैट इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इनका लोगो है, इस चीज़ को देख लो। विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये 1970s में आई थिंक जो इंडिया के जो विमेन प्लेयर्स होती थी उनके लिए एसोसिएशन थी, बट 2006 में आके ये भी बीसीसीआई के साथ मर्ज कर गई। तो बीसीसीआई जो है एक एंटिटी है, जो एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है। बेसिकली इंडिया में जितनी भी फेडरेशन हमारी हैं, फुटबॉल की हो गई, एआईएफएफ हो गई, या कोई भी हो गई, बास्केटबॉल की हो गई, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वो सब गवर्नमेंट के अंडर है। बट क्रिकेट एक ऐसी है जो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, जिसका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये प्राइवेट है और खुद सारी चीज़ें करती है। ठीक है, चलो बाकी अलग अलग टीम्स के दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आप रीड कर सकते हो। ये कुछ फेमस क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक में से, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है, रानी झांसी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, T20 का टूर्नामेंट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे हमारे बेसिक आप समझ सकते हो कि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जहाँ पे जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स होते हैं उनको चांस मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल में एशेस कप होता है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता है, आईसीसी ट्रॉफीज आपने देखा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी देखा होगा, शारजा कप पहले होता था, अब नहीं होता जब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई है, हीरो कप, रिलायंस कप, पेप्सी वगैरह वगैरह, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। एशिया कप अभी रिसेंटली चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, अभी तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी इंग्लैंड और इंडिया वाली जो है वो शुरू हुई है, तो बहुत सारे ये टूर्नामेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आई होप आपको इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा से देखते हैं इस वीडियो को, अगर अपनी तरफ से और तुम कुछ रिसर्च करना चाहते हो गेम के बारे में करो। देखो इस गेम के बारे में बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं हर रूल में चला जाऊं तो हर रूल में आपको बहुत इन डेप्थ बता सकता हूं। आउट होने के कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बता सकता हूं। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे मिस भी हो गई, जैसे कि नो बॉल पे विकेट नहीं गिरते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने शायद आपको ना बताई हो। नो बॉल पे रन आउट हो सकता है, हैंडलिंग द बॉल हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, बोल्ड हो जाना, कैच हो जाना, एलबीडब्ल्यू, तो नो बॉल पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, कैसे वाइड बॉल के ओवर द हेड वाइड बॉल भी होती है जिसकी वजह से आपको रन्स मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं मिस कर गया हूँगा, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत ही वाइड गेम है, तो अपनी तरफ से रिसर्च करना। हालांकि जितनी बेसिक चीज़ें थी जो आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, तो इनको ज़रूर देखना। ये जो नोट्स हैं आपको ये ऐप में मिल जाएंगे, ऐप में वीडियो और नोट्स दोनों अपलोड हो जाएंगे, तो आप क्लास 12 का एक आपको ऐप में दिखेगा, फ्री एजुकेशन का सेक्शन दिखेगा या फ्री क्लासेस का दिखेगा, वहाँ जाके आप इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो और नोट्स को दोबारा से पढ़ सकते हो। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो आप बिल्कुल फीडबैक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में फुटबॉल टॉपिक के साथ।